मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कैंट रोड पर एक जगह लगती है जिसका नाम सहकार नगर है। दरअसल वहां पर सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग जुटने लगते हैं, चाहे वो आसपास के लोग हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों। साथ ही जिन लोगों ने न्यूज चैनल देखा था, जिन लोगों ने अखबार पढ़ा था, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये खबरें पढ़ी थी, वो खबर देखने के बाद वो लोग इस ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पर जुट जाते हैं, सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। इसी बीच में जो इस घर का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम सचिन रघुवंशी होता है, सचिन रघुवंशी कहीं से उपले का इंतजाम करता है और आग जलाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसके बुजुर्ग पिता की बड़े वाले बेटे पर नजर पड़ जाती है। वो उसके पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम ये आग जलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो कहता है पिताजी मच्छर लग रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, इन मच्छरों को भगाने का इंतजाम कर रहा हूं। तभी उसके बुजुर्ग पिता कहते हैं कि बेटा मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, मेरे चेहरे पर यूं ही झुर्रियां नहीं पड़ी हैं, ये सब उम्र का तकाजा और मैं समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं। जब कहीं कैजुअलिटी होती है तभी इस तरह की आग जलाई जाती है, इस तरह से धुआं किया जाता है। दरअसल इस घर का एक बेटा है जो लाडला बेटा है, सबसे छोटा है। वो अचानक से लापता हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए निकला था, लेकिन जब उसका कहीं आता पता नहीं चलता है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुका है, उसका कत्ल हो चुका है और उसकी पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा था ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। आखिरकार 4 जून 2025 की शाम की ये बात है। लगभग 5 बजे के आसपास जब शव घर पर पहुंचता है तो रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल हो जाता है। तब तक जो घर के बुजुर्ग आदमी होते हैं, पिता होते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं कि मां को मत पता चलने देना। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मां ही नहीं बल्कि जहां जहां तक ये बात पहुंच रही थी सबको पता चल जाता है कि आखिरकार बेटे के साथ हुआ क्या था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम भी यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल एक कारोबारी जो कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी है, नाम उसका राजा रघुवंशी होता है, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर निकले हुए थे और वह अचानक से गायब हो जाते हैं। 2 जून 2025 की 11 बजे के आसपास का वक्त था। मेघालय प्रदेश के एक जगह लगती है, इसका नाम है रियात अर्लिंग यान बोईसाडोंग। पार्किंग स्थल के पास एक गहरी सी खाई होती है जिसकी गहराई बताई जाती है कि ये लगभग 1000 फुट के आसपास। वहां पर एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, लोकल व्यक्ति, पर्वतारोही, इन सब की मदद से कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार एक लाश मिल जाती है। लाश पर जो होती है उस पर पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन सीधे हाथ पर राजा लिखा हुआ था और पुलिस वाले या एनडीआरएफ वाले या फिर गांव वाले या फिर पर्वतारोही या फिर उनके परिवार के लोग उसी राजा की तलाश कर रहे थे। आखिरकार राजा की शिनाख्त कर ली जाती है, पहचान कर ली जाती है और उसकी जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि किसी ने एक हथियार है जिससे क्या नारियल काटा जाता है, दराती जैसा, इसको दाव भी बोलते हैं, उससे इसको मारा गया है। साथ ही गहरी खाई में फेंका गया है जिससे शरीर की कई हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। आखिरकार कत्ल क्यों किया है, किसने किया है, जबकि इस लड़के की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। घर से 2000 और लगभग 2185 किलोमीटर दूर वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था। अभी गए हुए यहां पर लगभग 48 घंटे भी नहीं हुए थे। किसी से इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि वो नारियल काटने वाले उस हथियार से उसका कत्ल करेगा, उसको मारेगा। अब वो तो मिल जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है सोनम रघुवंशी, वो कहां है, उसके लिए अभी भी सवाल खड़े हुए थे। अब उसको तलाश करने के लिए वही एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल के व्यक्ति, लोकल के जो भी मदद ले सकते थे, पर्वतारोही, सबकी मदद ली जा रही थी। लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। पत्नी नहीं मिलती है, पति मिल जाता है, लेकिन पति के पास अपना मोबाइल होता है, उसके अपनी कुछ सोने की अंगूठियां होती हैं, चैन होती हैं, कुछ जरूरी चीजें थी, वो सब पर्स वगैरह कुछ मिले ही नहीं थे। अभी भी एक सवाल था कि आखिरकार हुआ क्या है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार उस पार्थिव शरीर को, उस डेड बॉडी को, जो उसका छोटा भाई होता है, उसको लेके अपने गांव चला जाता है, अपने घर चला जाता है। और जब ये खबर लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या होता है। दरअसल 11 मई 2025 की ये बात है। जो लड़का राजा रघुवंशी होता है, राजा रघुवंशी की उसकी सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की से घर वालों की, परिवार वालों की सहमति के बाद अरेंज मैरिज होती है, शादी होती है। परिवार के लोग बड़े खुश थे, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, सब लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। और ये पहला प्लान करते हैं, फैसला करते हैं कि कहीं कहीं घूम के आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की प्लानिंग करते हैं कि यहाँ इस जगह पर चलते हैं, उस जगह पर चलते हैं। फाइनल होता है कि काम करते हैं, पहलगांव चलते हैं। पहलगांव में भी कुछ दिन पहले ही आतंकवादी घटना हो जाती है, लेकिन वहां का प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद इनकी इच्छा थी कि मां कामाख्या देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। गुवाहाटी चलते हैं और पास में शिलोंग एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की पहाड़ियां बड़ी सुंदर हैं और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं।
एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। इसके लिए जो पत्नी है खुद प्लान करती है, खुद हवाई जहाज की टिकट बुक कराती है और आखिरकार वो 20 मई 2025 को यहां से निकलते हैं, बेंगलुरु होते हैं सीधे शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद ये पहले तो मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं, वहां से उसके बाद फिर शिलोंग की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 22 मई 2025 को मेघालय प्रदेश के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक जगह लगती है नोनी ग्रियाट, ये गांव होता है, वहां पर होम स्टे करते हैं, रात को रुकते हैं। उसके बाद फिर सुबह दिन निकलता है 23 मई 2025 को चेरापूंजी ओसरा हिल्स के लिए ये निकलते हैं और नैनी ग्राट जो गांव लगता है वहां से ML05AA1472 एक स्कूटी जो कि एक्टिवा होती है उसको किराए पे लेते हैं। अगले 4 दिन तक स्कूटी रखनी थी और इसलिए रखनी थी क्योंकि जो आसपास का इलाका था, पति और पत्नी दोनों साथ साथ घूम सकें, जहां मन करे वहां पर रुक सकें, जहां मन करे वहां खा सकें, जहां मन करे वहां बैठ सकें। इसलिए इन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली थी, साथ ही गाइड लिया था लोकल वाला, ताकि चीजों को आराम से आसानी से समझने का मौका मिल सके, वो बता सके कि हम लोग कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। सब कुछ ऐसे ठीक ठाक चल रहा था। ये सोहरा रिम एक जगह लगती है, गाइड को वहां छोड़ देते हैं, गाइड से कहते हैं कि अब हम आराम से जा सकते हैं, गूगल मैप की वजह से मदद ले सकते हैं, हम लोग घूम सकते हैं, तुम चाहो तो चले जाओ। इसी बीच में जो सोनम रघुवंशी होती है वो अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन पे बातचीत भी होती है और फोन पे बातचीत करने के बाद दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं कि वो बताती है कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इससे पहले भी बातचीत हो रही थी, इससे पहले भी अपने सुखों के क्षणों को वो आपस में शेयर कर रहे थे। लेकिन इस बीच में 1:45 पर थोड़ी चंद बातें होने के बाद अचानक ही सोनम रघुवंशी ये कहती है कि जो फोन है उससे नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है, परेशानी कर रहा है, माँ जी मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, तुम इंतजार करना, बाद में बात करते हैं। सास भी कह देती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करते हैं। वैसे भी पहले भी बातें हो रही थी। ये फोन ऐसा कट होता है कि उसके बाद फिर फोन लगता ही नहीं है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। जब घर परिवार में ये बात पहुंचती है तो 23 तारीख से संपर्क टूटा था, 24 तारीख को भी बातचीत नहीं हो पाती। आखिरकार 25 तारीख को सोनम का भाई और जो राजा रघुवंशी होता है उसका भाई ये प्लान करते हैं और जाकर सीधा शिलोंग की तरफ जाते हैं, वहां जाकर बातचीत करते हैं। लेकिन लोकल की पुलिस मदद भी नहीं कर रही थी। आखिरकार सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये मामला हाईलाइट होता है, वायरल हो जाता है, तब बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, चाहे वो मेघालय के मुख्यमंत्री हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो। फिर मामला इतना हाईलाइट होता है कि उसके बाद NDRF, SDRF ये तमाम टीमें होती हैं और लोकल पुलिस, लोकल के लोग होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, प्रयास कर रहे थे और एक एक दिन लगातार बीतता चला जाता है। उनके गायब होने के लगभग 11 दिन के बाद आखिरकार राजा रघुवंशी की तलाश मिल जाती है, लेकिन सोनम रघुवंशी का कहीं अता पता चलता ही नहीं है। उसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद, जब कब्जे में ले रहे थे तो पास में ही कुछ ऐसी चीज मिलती है, जैसे लाल रंग की जैकेट मिलती है और एक काले रंग की जैकेट मिलती है, एक सफेद रंग की शर्ट मिलती है। ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे कि सोनम रघुवंशी की ये जैकेट होंगी, लेकिन जब तक इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी इससे ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये वाकई सोनम रघुवंशी की जैकेट है, ये शर्ट है या किसी और की है। वो तो उसके रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जहां लाश मिलती है उसके पास में ही एक नारियल काटने वाला हथियार मिलता है। उस हथियार को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे कि राजा रघुवंशी की इसी से काटकर उसकी हत्या की गई है। उसको ही उस ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया गया उसी वजह से पहुंचाया गया। साथ ही लाश को एक बहुत गहरी खाई में डाल दिया जाता है और गहरी खाई में जाने से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं। जहां पर वो लाश मिलती है वहां से एक बड़ी सी दीवार है जो 5 फुट की ऊंची होती है। उस सीमेंटेड दीवार को लांघना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो लांघ कैसे जाते हैं? आखिरकार परिवार के लोगों ने मांग करना शुरू किया सरकार से, प्रदेश सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, कि जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। हालांकि मेघालय की सरकार ने SIT का गठन किया और भरोसा दिलाया कि हम इस मामले की जांच पड़ताल उच्च स्तरीय करा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल को ढूंढेंगे। उन्होंने भी ये मान लिया है कि वाकई राजा रघुवंशी की हत्या की जाती है, वो भी एक ऐसे हथियार से जिससे क्या नारियल काटा जाता है, और साथ ही उसके शरीर पर काफी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि लगभग 2000 किलोमीटर दूर, जो अपने घर से, अपने परिवार से दूर है व्यक्ति, नई जगह है जहां गए हुए भी 24 घंटे या 48 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी भी क्या दुश्मनी हो सकती है कि जो सीधा मौत के घाट उतार दे और उसकी पत्नी को पूरी तरह से गायब कर दे। पत्नी कहां है इस बारे में भी सोचकर परिवार वाले सिहर जाते हैं। परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले मीडिया के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी की हिफाजत की जाए। वो कहां है उसको जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए। और यही हम भी दुआ करते हैं, यही हम भी प्रार्थना करते हैं कि सोनम रघुवंशी जहां भी हो सुरक्षित हो, परिवार के पास पहुंचे, क्योंकि एक व्यक्ति इस घर का जा चुका है, मर चुका है, और जिसके घर का कोई जाता है वही अंदाजा लगा सकता है कि आखिरकार उसके दिल पर क्या बीत रही होती है।
जाहिर सी बात है, जब से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने दुआएं की, लेकिन जो राजा है वो तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन सोनम के लिए लोग अभी भी दुआएं कर रहे हैं। साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में वाकई सीबीआई से जांच कराई जाए और जो भी कातिल हैं, जो भी हत्यारे हैं, उनको जल्द से कम समय में पकड़ा जाए, उनको कोर्ट से सजा दिलवाई जाए, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि जो लोग दूर दराज के लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट पैलेसों पर जाते हैं, आखिरकार उनके साथ ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो वो घर से निकलते हुए डरेंगे, सहमेंगे, कहीं जाने से भी कतराएंगे। और कुछ ऐसी जगह हैं भारत ही नहीं, अलग अलग जगहों पर, जहां पर जिनका मेन मकसद, जिनका मेन जो कमाई का सोर्सेस होता है वो इस तरह के टूरिस्ट पैलेस होते हैं। यदि इस तरह से लोगों पर खतरा आता रहा तो कोई घर से निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आपको यह भी बताना है कि जिस तरह से सोनम के पास और राजा के पास लगभग 4 मोबाइल होते हैं, हालांकि बताया जाता है कि 1 मोबाइल तो बरामद हो गया है, लेकिन 3 मोबाइल बरामद नहीं होते हैं। साथ ही जो राजा है उसके सोने की अंगूठी, सोने की चैन और भी कई जरूरी चीजें थी, पर्स और उसका पावर बैंक, इस तरह की कई जरूरी चीजें उसके पास थी जो उसके पास से गायब थी। जरूर किसी ने रोबरी के हिसाब से या फिर कोई वैसी एक जगह कॉफी पी रहे थे, वो कॉफी वहां पसंद नहीं आती है, तो इस बात को लेकर भी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। लेकिन क्या इतने से मनमुटाव के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? जैसे स्कूटी जिससे ली थी, कहीं ना कहीं उस पर भी शक है, और एक होटल में रुके थे उस पर भी शक है। कई ऐसी जगह थी मंशाएं, उनकी मंशा पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अब ऐसे में परिवार वालों की तसल्ली के लिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, वो भी उच्च स्तरीय जांच होकर जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।